बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 11 सर्कुलेशन ऑफ NBF बायोलॉजी 11। डियर स्टूडेंट्स, हमने कुछ दिन पहले चैप्टर 11 सर्कुलेशन के कुछ लेक्चर्स कवर किए थे। उसी सिलसिले का आज ये लेक्चर नंबर 4 है। अभी चूँकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी कि इस चैप्टर को कंटिन्यू किया जाए और इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएं। तो आज के इस लेक्चर में जो चीज़ हमने कवर करनी है वो है कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। देखिए, इस सिलसिले में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली हार्ट बीट कहते किसको हैं, व्हाट इज़ हार्ट बीट, और उसके बाद फिर हम इसके कंट्रोल की बात करेंगे। हार्ट बीट से यहाँ पर मुराद ये है कि ह्यूमन हार्ट एक दफ़ा ब्लड को कलेक्ट करता है और उसके बाद फिर उसे पंप कर देता है। तो ये वन टाइम कलेक्शन और पंपिंग को हार्ट बीट तस्वर किया जाएगा। ब्लड कहाँ से कलेक्ट होता है और कहाँ पर पंप होता है ये पिछले लेक्चर्स में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। ब्रीफली थोड़ा सा आपको बताते चलें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के ज़रिए इस राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है, और एट द सेम टाइम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स by means of two pairs of pulmonary veins लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है। इस तरह से दोनों एट्रिया साइमल्टेनियसली ब्लड को कलेक्ट करते हैं। राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये एक पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन नज़र आ रहा है, जबकि एक दूसरा पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन डेफिनेटली वो इसकी इस साइड पर मौजूद है। तो इस तरह से ये टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों लंग्स से ये इस लेफ्ट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा है, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा है। तो दोनों एट्रिया जब ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद ये दोनों एट वंस साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इन दोनों का ब्लड एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व से गुजरता हुआ, ये लेफ्ट और राइट साइड पर एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स प्रेजेंट है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। थ्रू दीज वेल्व्स एट्रियल ब्लड वेंट्रिकल के अंदर दाखिल हो जाएगा, और अब ये वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में वेंट्रिकुलर ब्लड हार्ट से बाहर निकल जाएगा, पंप हो जाएगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको राइट वेंट्रिकल दिखाया गया। राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टुवर्ड्स लंग्स ताकि उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके, और दूसरी तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये अयोर्टा के जरिए पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों पल्मोनरी ट्रंक और अयोर्टा की बेस में भी वेल्व्स लगे हुए होते हैं, इनको सेमी लूनर वेल्व्स कहा जाता है, और इनके जरिए ये ब्लड बाहर चला जाता है हार्ट से बाहर। तो इस तरह से आपने देखा कि हार्ट अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए ब्लड को कलेक्ट भी करता है और पंप भी करता है। तो वन टाइम कलेक्शन एंड वन टाइम पंपिंग ऑफ हार्ट कॉन्स्टिट्यूट वन हार्ट बीट। इसको आप यूं कह सकते हैं, वन टाइम collection of blood, one time collection of blood, and one time pumping of blood, one time pumping of blood by the heart, constitutes one heartbeat। ठीक है, इस तरह से एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है।
1 हार्ट बीट। तो आपने नोट किया कि एक हार्ट बीट किसे कहते हैं? एक हार्ट बीट दरअसल हार्ट की एक दफ़ा ब्लड की कलेक्शन और एक दफ़ा पंपिंग को कहा जाता है। हार्ट अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटी के दौरान कितनी ही दफ़ा ब्लड कलेक्ट करता है और कितनी ही दफ़ा पंप भी करता है। तो जितनी दफ़ा हार्ट ब्लड कलेक्ट करके पंप करे उतनी दफ़ा ये बीट करता है, तो उतनी ही हार्ट बीट्स तस्वर की जाती हैं। तो हार्ट बीट का सबसे पहले आपको कंसेप्ट होना चाहिए, तब आप इसके कंट्रोल को समझ सकेंगे। तो हार्ट बीट आपने नोट किया, हार्ट बीट क्या चीज़ थी? हार्ट बीट इज द कलेक्शन ऑफ ब्लड एंड देन इट्स पंपिंग बाय द हार्ट। ठीक है, एक हार्ट बीट कलेक्शन ऑफ ब्लड और फिर उसकी पंपिंग को कहा जा रहा है। अब ये जो हार्ट बीट आपने मुलाहिजा की, तो इस हार्ट बीट के अंदर आप देख रहे हैं कि हार्ट की कलेक्शन भी, हार्ट के अंदर ब्लड की कलेक्शन भी हुई है और फिर उसके बाद उसकी पंपिंग भी हुई है। तो इसमें ये जो कलेक्शन ऑफ ब्लड वाला आपने फिनोमेनन देखा, कलेक्शन ऑफ ब्लड, और उसके बाद फिर आपको बताया कि जब ब्लड कलेक्ट हो जाता है बाय द एट्रिया, तो एट्रिया एक्चुअली ब्लड को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर इसकी पंपिंग का मरहला आता है, तो पंपिंग ऑफ ब्लड, इसमें आपने ये रोल हार्ट के चैम्बर्स का याद रखना है। कलेक्शन ऑफ ब्लड के अंदर एट्रिया इन्वॉल्व हो रहे हैं और जबकि पंपिंग ऑफ ब्लड में वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ब्लड पहले कलेक्ट हुआ एट्रिया के अंदर और उसके बाद फिर वो वेंट्रिकल में चला गया और वेंट्रिकल से फिर आगे पंपिंग परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ ब्लड और फिर ये पंपिंग ऑफ ब्लड, ये हार्ट बीट के दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। कलेक्शन ऑफ ब्लड बेसिकली इसे हम पैसिव इवेंट तस्वर करेंगे, पैसिव इवेंट। ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ पैसिव इवेंट। ये पैसिव इवेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड कलेक्ट हो रहा है इस फेज के दौरान वो खुद ब खुद कलेक्ट होता जा रहा है, क्योंकि ब्लड एक सर्किट से गुजरा होता है, यानी सर्कुलेशन परफॉर्म हो रही होती है ब्लड की बॉडी के अंदर। और एक्चुअली दो सर्किट्स आपने पढ़े हैं, एक पल्मोनरी सर्किट और दूसरा सिस्टमिक सर्किट। तो उन दोनों सर्किट से ब्लड सर्कुलेट होता हुआ हार्ट के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये फेज पैसिव फेज कहलाएगा, पैसिव इवेंट कहलाएगा कलेक्शन ऑफ ब्लड। और जब ये पैसिवली ब्लड हार्ट के इन दोनों एट्रिया में कलेक्ट हो जाता है, तो अब दोनों एट्रिया एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ब्लड वेंट्रिकल में चला जाए, और एट्रिया के मुकाबले में वेंट्रिकल्स और ज़्यादा एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ब्लड यहाँ से निकलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप हो जाए। इस वजह से पंपिंग ऑफ ब्लड ये इस हार्ट बीट के दौरान एक एक्टिव इवेंट कंसिडर किया जाएगा, एक्टिव। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स याद रखने कि कलेक्शन ऑफ ब्लड एक पैसिव इवेंट है, यानी ब्लड की एंट्री हार्ट के अंदर खुद ब खुद हो रही है, उसके लिए किसी किस्म की कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। जो फोर्स ऑलरेडी ब्लड के ऊपर एग्जर्ट हो चुकी थी, जिसके रिस्पांस में वो सर्कुलेट कर रहा था, उसी के तहत ये अल्टीमेटली वापस हार्ट के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है। तो इस वजह से इसको पैसिव इवेंट तस्वर किया जा रहा है। और उसके बाद फिर जब ये हार्ट से ब्लड पंप होगा टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसको एक्टिव इवेंट कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हार्ट एक बहुत ही विगरस किस्म की, एक बड़ी शदीद किस्म की एक फोर्स उस ब्लड के ऊपर इम्पोज करता है, जिसकी वजह से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। तो हार्ट बीट इस कलेक्शन ऑफ ब्लड और फिर उसकी पंपिंग को कहा जाता है। अब इस हार्ट बीट के दौरान अभी आप देखेंगे कि कितने ही इवेंट्स परफॉर्म होंगे। तो ये तमाम इवेंट्स जो ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ हार्ट बीट परफॉर्म होते हैं, इन तमाम इवेंट्स को कलेक्टिवली कार्डियक साइकिल कहा जाता है। यहाँ पर हम ये एक और कॉन्सेप्ट ऐड कर रहे हैं, व्हाट इज कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को आप डिफाइन करेंगे, कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जितने भी इवेंट्स अभी आप हार्ट बीट के दौरान मुलाहिजा करेंगे, उन तमाम इवेंट्स के सीक्वेंस को, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, ड्यूरिंग
द कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट की कंप्लीशन के दौरान, और हार्ट बीट मैंने अभी आपको बताया हार्ट बीट किसे कहते हैं, हार्ट के जरिए एक दफा ब्लड का कलेक्ट होना और फिर उसका पंप होना, ये एक हार्ट बीट है। और इस हार्ट बीट की कंप्लीशन के दौरान जितने भी इवेंट्स यहाँ परफॉर्म होंगे, इन तमाम इवेंट्स को कलेक्टिवली कार्डियक साइकिल कहा जाएगा। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज कलेक्टिवली नोन एज कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। तो हमने ये जो कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट है, इस सिलसिले में आज सिर्फ कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कस करना है, और फिर अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि ये जो कार्डियक साइकिल है ये कैसे कंट्रोल होती है। पहले हमें कार्डियक साइकिल में इन्वॉल्व होने वाले तमाम इवेंट्स का आइडिया हो जाए, और उसके बाद फिर हम उन इवेंट्स के पीछे जो कंट्रोल मैकेनिज्म है उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले हार्ट बीट को समझ लिया। अब हार्ट बीट को समझने के बाद कार्डियक साइकिल को समझने की बारी आती है, क्योंकि एक हार्ट बीट के दौरान जितने भी इवेंट्स होंगे उन तमाम इवेंट्स के कलेक्शन को, उन तमाम इवेंट्स के सीक्वेंस को दरअसल कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड होते हैं। कार्डियक साइकिल के इवेंट्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, ये सपोज करो कार्डियक साइकिल, तो इस कार्डियक साइकिल में दो तरह के इवेंट्स आप अभी मुलाहिजा करेंगे। कार्डियक साइकिल के एक इवेंट्स को नाम दिया जाएगा, एक तरह के इवेंट को नाम दिया जाएगा सिस्टोल। वर्ड सिस्टोल यहां पे यूज किया जा रहा है, सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप देखिएगा कि हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन के इवेंट्स होंगे उन्हें सिस्टोल का नाम दिया जाएगा यहाँ पे। और इसी तरह से कार्डियक साइकिल में जो दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उन इवेंट्स को डायस्टोल कहा जाता है, डायस्टोल। वर्ड डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। अभी आप मुलाहिजा करेंगे कि हार्ट बीट के दौरान हार्ट के मुख्तलिफ चैम्बर्स के अंदर रिलैक्सेशन भी होती है, तो इन रिलैक्सेशन वाले इवेंट्स को डायस्टोल का नाम दिया जाएगा। तो ये टर्म्स हमने बार बार यहाँ पे यूज करनी है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। आप इन दोनों टर्म्स को सबसे पहले तो याद कर लीजिए ताकि फर्दर डिस्कशन में आसानी रहे। सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। और याद रखिए कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सुकड़ना, जब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसका मतलब है सुकड़ती है, और रिलैक्सेशन का मतलब है फैलना। जब कोई चीज रिलैक्स करती है तो उसका मतलब है वो फैल रही होती है, एक्सपैंड कर रही होती है। अब हार्ट बीट के दौरान ये सिस्टोल इवेंट कब परफॉर्म होंगे और डायस्टोल इवेंट कब परफॉर्म होंगे, इस बात को अब समझना है हमने। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि एट्रिया ब्लड कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड होगा। तो जब ब्लड की कलेक्शन हो रही होती है तो उस वक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के जरिए राइट एट्रियम के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है। और एट द सेम टाइम, जैसे कि अभी मैंने बताया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय मींस ऑफ टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स, एक पेयर ये रहा और इसी तरह का एक पेयर दूसरी साइड पर भी मौजूद है। तो ये दोनों पेयर्स दोनों लंग्स से, राइट और लेफ्ट लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं इनटू द लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम एक साथ ये ब्लड को कलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, जब ये ब्लड की कलेक्शन हो रही होगी तो चूंकि एट्रिया थिन वॉल्ड चैम्बर्स हैं, तो ब्लड की कलेक्शन की वजह से ये थिन वॉल्ड चैम्बर्स, आप गेस कीजिए कि इनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए ब्लड के फिल होने की वजह से या इनको रिलैक्स करना चाहिए। ये आप इस तरह से इमेजिन कीजिए जैसे कि एक बैलून होता है ना, बैलून जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही थिन होता है। अगर आप एक बैलून को किसी भी पानी के नल के नीचे लगाएं, जैसे मिसाल के तौर पर ये कोई पानी का यूं नल आप देख रहे हैं, तो इस पानी के नल के नीचे आप कोई बैलून इस तरह से बांध दें, तो आप देखेंगे जैसे जैसे पानी उसमें भरता जाएगा तो बैलून यूं इस तरह से एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। पानी इसके अंदर भर रहा है इस नल से,
तो बैलून एक्सपैंड करता जा रहा है। चूंकि बैलून की वॉल बहुत ही थिन और डेलिकेट थी, तो इसी वजह से पानी के फिल होने से बैलून एक्सपैंड करने लग गया। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी होगा। याद रखिए कि ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम ब्लड के फिल होने की वजह से, जो कि पैसिवली फिलिंग हो रही है, यहां पर याद रहे कि कोई भी फोर्स इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो ये पैसिव इवेंट है। अभी मैंने आपको इस बात के बारे में बताया भी था। तो ये पैसिवली जब ब्लड यहां पर फिल हो रहा होगा, तो बेशक ये पैसिवली ब्लड की फिलिंग है, लेकिन ब्लड के इस प्रेशर की वजह से ब्लड चूंकि एक अपने अंदर एक प्रेशर रखता है, तो जब ये ब्लड यहां पर कलेक्ट होगा तो उस ब्लड के प्रेशर की वजह से ये थिन वॉल्ड एट्रिया एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे। दोनों एट्रिया एक साथ एक्सपैंड करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आप देखिए कि ये रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया यहां पर आपको नजर आ रहा है। दोनों एट्रिया रिलैक्स कर रहे हैं, लिहाजा हम टेक्निकल टर्म्स में इस इवेंट को यहां पे एनलिस्ट करेंगे एज एट्रियल डायस्टोल, क्योंकि रिलैक्सेशन के लिए अभी टर्म हमने यूज की थी डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब है रिलैक्सेशन। चूंकि यहां पर एट्रिया एक्सपैंड कर रहे हैं यानी रिलैक्स कर रहे हैं, तो इस वजह से ये एट्रियल डायस्टोल है, एट्रियल डायस्टोल। तो ये एक इवेंट हो गया एट्रियल डायस्टोल ड्यू टू पैसिव फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट या ड्यू टू पैसिव कलेक्शन ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट। बोथ एट्रिया साइमल्टेनियसली begin to expand. This expansion of atria is known as atrial diastole. Okay, right atrium deoxygenated blood collect करते हुए diastole show कर रहा है, और left atrium oxygenated blood collect करते हुए diastole show कर रहा है। लेकिन दोनों का diastole एक साथ होगा। ये बात आपने याद रखनी है, किसी MCQ में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई पहले कौन सा इवेंट हो रहा है, राइट एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है या लेफ्ट एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है। तो यूं कंफ्यूज नहीं होना, या लेफ्ट एट्रियम पहले सिस्टोल शो कर रहा है या राइट एट्रियम पहले कर रहा है। आपने हरगिज इनमें यूं आगे पीछे ये बात याद नहीं रखनी, बल्कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि ये दोनों एट्रिया एक साथ ही डायस्टोल शो करेंगे। दोनों एट्रिया ब्लड फिल करने से रिलैक्स कर जाते हैं और इस रिलैक्सेशन को एट्रियल डायस्टोल का नाम दिया जाता है। जब ये दोनों एट्रिया डायस्टोल शो कर रहे होते हैं, जब ये एक्सपैंड कर रहे होते हैं, तो आपने यहाँ पर साथ साथ ये जितने भी हार्ट वेल्व्स हैं इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के ऊपर भी नज़र रखनी है। आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि बताइए एट्रियल डायस्टोल के दौरान, आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि बताइए एट्रियल डायस्टोल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन होंगे या क्लोज होंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि जब ये एट्रियल डायस्टोल हो रहा होगा, एट्रिया दोनों रिलैक्स कर रहे होंगे, तो उस वक्त एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन होंगे और ब्लड ना सिर्फ ये एट्रिया के अंदर कलेक्ट हो रहा है, बल्कि कुछ हद तक ब्लड ये इन ओपन एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के जरिए वेंट्रिकल्स के अंदर भी दाखिल हो रहा होता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स में भी एट द सेम टाइम ब्लड दाखिल होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे ब्लड यहाँ पर एट्रिया के अंदर कलेक्ट हो रहा होता है। वो क्यों? वो इस वजह से कि ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स भी पार्शली ओपन होते हैं। फुली ओपन अभी अगले फेज में आप देखेंगे, लेकिन पार्शली ओपनिंग की वजह से, पार्शल ओपनिंग की वजह से ये ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में भी उस वक्त दाखिल हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद जब ये ब्लड अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यहाँ पर फिल हो जाएगा, तो दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका ब्लड अब फोर्सफुली वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाएगा। अब वो वक्त है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स फुली ओपन हो जाते हैं। इवन एट्रियल डायस्टोल के दौरान भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व ओपन थे, जबकि अब दोनों एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो तब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स फुली ओपन हो जाएंगे। दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया साइमल्टेनियसली is known as atrial systole। इस इवेंट को एट्रियल सिस्टोल कहना चाहिए। पहले एट्रियल डायस्टोल हुआ, ब्लड फिल हो गया राइट और लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और उसके बाद फिर ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हुए और ब्लड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व से गुजरता हुआ वेंट्रिकल्स के अंदर जमा हो गया। अच्छा, इस जगह पर एक और बात आपको याद रखनी है कि जब ये दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे एट्रियल सिस्टोल का नाम दिया है, तो उस वक्त ये ब्लड
क्या वापस बैकवर्ड नहीं जा सकेगा, यानी इस साइड पर या वापस ये इस साइड पर क्या नहीं जा सकेगा? नहीं जा सकेगा। क्यों नहीं जा सकेगा? उसकी वजह यह है कि दरअसल ये सुपीरियर वेना केवा और इसी तरह से इंफीरियर वेना केवा और बिल्कुल इसी तरह से ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, आपको याद होगा कि वेन्स के अंदर भी दरअसल वेल्व्स मौजूद होते हैं, सेमी ल्यूनर टाइप के वेल्व्स मौजूद होते हैं जो वेन्स में बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। तो इन वेन्स के अंदर सेमी ल्यूनर वेल्व्स की मौजूदगी की वजह से ये ब्लड वापस बैकवर्ड नहीं जा पाता और ये ब्लड एट्रिया से निकलकर वेंट्रिकल की जानिब ही मूव करता है। लिहाजा किसी भी जगह अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि व्हेन एट्रियल सिस्टोल अकर्स या व्हेन बोथ एट्रिया परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन ब्लड मूव्स इनटू द वेंट्रिकल्स या इनटू द वेना केवा या बोथ ऑफ देम, तो आपने याद रखना है कि वेना केवा में ये कभी भी नहीं जा सकेगा। एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ब्लड लाजमी तौर पर वेंट्रिकल्स में ही दाखिल होगा। तो इस वजह से एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स में और अब वेंट्रिकल्स की आगे आप एक्टिविटी मुलाहिजा करेंगे। ये दोनों आपने इवेंट एट्रिया से मुतालिक नोट डाउन किए, एक एट्रियल डायस्टोल और दूसरा एट्रियल सिस्टोल। अभी आप ये चीज़ें नोट डाउन करते जाएं, मैं अभी आपको ये इनको आपस में लिंक करके भी दिखाऊंगा। अभी आपने ये अज्यूम नहीं करना कि ये पहला इवेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे नहीं। अभी आपको मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मैं अलग अलग ही इवेंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैंने ये इवेंट एक्सप्लेन कर दिया, फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल का इवेंट एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने वेल्व्स की मूवमेंट भी याद रखनी है। इन दोनों इवेंट्स के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स के मुतालिक आपने क्या बात ऑब्जर्व की? तो इन दोनों इवेंट्स के दौरान ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, ये इन दोनों इवेंट्स के दौरान आपको ओपन नजर आए। अगरचे एट्रियल डायस्टोल के दौरान पार्शियल ओपन नजर आएंगे, पार्शियली ओपन, ठीक है, पार्शियली ओपन, जबकि एट्रियल सिस्टोल के दौरान ये फुली या कंप्लीटली ओपन नजर आए, कंप्लीटली ओपन। ये आपने इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को जरूर याद रखना है, ठीक है। और इसी तरह से भी आपसे दूसरे जो वेल्व्स हैं उनके मुतालिक भी पूछा जाएगा। बहरहाल एट्रियल सिस्टोल के बाद अब क्या होने वाला है? जब ये ब्लड वेंट्रिकल्स में दाखिल हो जाता है तो वेंट्रिकल्स आप देख रहे हैं कि ये एट्रिया की वॉल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थिक वॉल पोजेस करते हैं, इनकी वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है। तो हाईली थिक वॉल होने की वजह से, इनकी जो कि वॉल की थिकनेस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से जब ब्लड इनके अंदर दाखिल हो रहा होता है, जो कि एट्रियल डायस्टोल के दौरान भी दाखिल हो रहा था थोड़ा थोड़ा करके ड्यू टू पार्शियल ओपनिंग ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और जब ये दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व कंप्लीटली ओपन हो गए, तो उस वक्त भी ब्लड इनके अंदर दाखिल हुआ। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड चैम्बर्स हैं, तो ब्लड दाखिल होने पर ये एक्सपैंड नहीं करेंगे। जैसे हमने एट्रिया के मुतालिक ये कहा कि ब्लड के दाखिल होने पर वो एक्सपैंड करते हैं, वेंट्रिकल्स ब्लड के दाखिल होने पर एक्सपैंड हरगिज नहीं करते। ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा कि ब्लड के दाखिल होने पर वेंट्रिकल्स एक्सपैंड नहीं करते। इनकी जो आपको शेप नज़र आ रही है ये इसी तरह से रहेगी जब ब्लड इनके अंदर दाखिल होगा। तो जैसे ही ब्लड इनके अंदर दाखिल होता है तो ये एक्सपैंड नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? ये ब्लड दाखिल करने के बाद, ये ब्लड रिसीव करने के बाद ये दरअसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पहले, ठीक है। इनमें होगी कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स के लिए टर्म हम क्या यूज करेंगे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल? तो इट शुड बी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स। ये थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो, जैसे ही ये थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस वक्त एवी वेल्व के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? जैसे ही ये थिक वॉल्ड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऐसी सूरत में इस राइट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद ब्लड, दिस इज राइट वेंट्रिकल और दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल,
तो राइट वेंट्रिकल के अंदर मौजूद ब्लड ये इस सेमिल्यूनर वेल्व के जरिए, जिसको पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व कहा जाता है, इसके जरिए ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाएगा, यहाँ से ब्लड इस तरफ चला जाएगा, और इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक और सेमिल्यूनर वेल्व के जरिए, जिसको एयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व कहते हैं, ये एयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व, और ये वेल्व ओपन हो रहा है इनटू द एयोर्टा। इस तरह से अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू एयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व ये दाखिल हो जाएगा एयोर्टा में। तो इस तरह से जब ये ब्लड सेमिल्यूनर वेल्व से गुजरकर पल्मोनरी ट्रंक और एयोर्टा में जाता है, तो ये ब्लड असल में एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व के ऊपर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। लेकिन आप देखिए कि ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, इनके फ्लैप्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड। इनके जो कस्प्स होते हैं, कस्प फ्लैप्स, उनकी डायरेक्शन यूं इस तरह डाउनवर्ड होती है। तो जब ये नीचे से वेंट्रिकुलर ब्लड ये इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, तो ऐसी सूरत में ये जो वेल्व के फ्लैप्स हैं या कस्प्स ऑफ द वेल्व, ये एक दूसरे के साथ टकरा के ये बंद हो जाएंगे। यानी दूसरे लफ्जों में आप कह लें कि एवी वेल्व वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट के दौरान ये क्लोज हो जाएगा, सडनली क्लोज, ये एकदम से क्लोज होता है। और इनकी क्लोजिंग की वजह से क्या होगा, ड्यू टू देयर क्लोजिंग एक साउंड जनरेट होगा, दैट साउंड इज कॉल्ड लब साउंड। यहाँ पे एक साउंड जनरेट होता है, उसे लब साउंड कहा जाता है। फर्स्ट हार्ट बीट साउंड इज ओरिजिनेटेड एट दिस इवेंट। ठीक है, आपने ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को लब साउंड के साथ एसोसिएट करना है। आपसे किसी एमसीक्यू में ये बात पूछी जा सकती है कि ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज लब साउंड इज ओरिजिनेटेड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज द इवेंट व्हेन लब साउंड इज ओरिजिनेटेड। And what is lub sound? This is first heartbeat sound. And what is lub sound? This is first heartbeat sound. What is the source of this sound? तो आपने कहना है कि this sound originates from the striking of the flaps of atrioventricular valve. ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं, इनके फ्लैप्स के स्ट्राइक करने से, कोलाइड करने से ये फर्स्ट हार्टबीट साउंड जनरेट हुआ है। एंड दिस साउंड इज जनरेटेड during the closing of atrioventricular valve and this sound is generated during the ventricular systole। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपने ये मुख्तलिफ इवेंट्स की जो एसोसिएशन है, लिंकेज है, उसको आपने याद रखना है। अच्छा, जब ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इस तरह क्लोज हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, तो उस वक्त वो जो सेमिल्यूनर वेल्व्स थे जो कि पहले क्लोज थे, अब ये ओपन हो गए। सेमिल्यूनर वेल्व आपको इससे पहले ये क्लोज नजर आए थे, लेकिन अब ये सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो गए। यहाँ पर हम सेमिल्यूनर वेल्व्स की एक्टिविटी को भी नोट डाउन करते चलते हैं ताकि ये चीज़ हमें समझ में आ सके। देखो, सेमिल्यूनर वेल्व्स एट्रियल डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल के दौरान ये क्लोज होते हैं, लेकिन पार्शली क्लोज होंगे। लेकिन यहाँ पर आकर ये कंप्लीटली ओपन हो जाते हैं। इस जगह पर हमने इनकी ओपनिंग को पॉइंट आउट करना है। इस जगह पर ये दोनों वेल्व्स कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, कंप्लीटली ओपन, जबकि इससे पहले वाले दोनों फेजेस में यहाँ पर ये पार्शली ओपन थे, नॉट कंप्लीटली, दे वर पार्शली ओपन। दोनों फेजेस के दौरान ये पार्शली ओपन थे, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, सो दैट ब्लड कैन एंटर इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड अयोर्टा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से आप देखिए कि अब तक हमने वेंट्रिकुलर सिस्टोल तक की कहानी देखी है। अब देखो आखिर में क्या होगा। वेंट्रिकल्स जो कि हाईली थिक वॉल्ड चैम्बर्स हैं, इन्होंने अपनी पंपिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर दी, जो कि एक एक्टिव एक्टिविटी थी। एक बहुत ही कंसिडरेबल फोर्स इस एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है। वो फोर्स कहाँ से आएगी, अभी अगले टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे उसको। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इवेंट के बाद अब ये जो थिक वॉल्ड वेंट्रिकल्स हैं, ये रिलैक्स करेंगे, अपनी ओरिजिनल शेप को वापस मेंटेन करेंगे। तो इनकी रिलैक्सेशन को, इनकी एक्सपेंशन को यहाँ पे हम नाम देंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ अब रिलैक्स करेंगे
और वेंट्रिकुलर डायस्टोल परफॉर्म होगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल परफॉर्म होता है तो ऐसी सूरत में ये थिक वॉल वेंट्रिकल एक्सपैंड करते हुए एक सक्शन क्रिएट करते हैं उस ब्लड के ऊपर, जो ब्लड यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा चुका होता है। चूंकि ये थिक वॉल वेंट्रिकल अब रिलैक्स कर रहे हैं तो ड्यूरिंग दिस रिलैक्सेशन एक सक्शन क्रिएट होगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर इंक पॉट में आप डालते हैं इस ड्रॉपर को और उस ड्रॉपर के पीछे आप देखते हैं एक सैक लगा हुआ होता है, उस सैक को आप दबा के ड्रॉपर को इंक पॉट में डालते हैं और जैसे ही सैक को छोड़ते हैं और वो जो पीछे लगा हुआ सैक है इस ड्रॉपर का वो जैसे जैसे एक्सपैंड करेगा तो आप देखेंगे कि इंक पॉट में से इंक ऊपर लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस सैक के रिलैक्स करने से, इसके एक्सपैंड करने से एक सक्शन क्रिएट होती है जिससे वो इंक सक हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी कुछ हो रहा है कि जब ये थिक वॉल वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं तो ये एक सक्शन क्रिएट करते हैं उस ब्लड के ऊपर जो कि पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा में जा चुका होता है, और इस सक्शन की वजह से वो ब्लड वापस बैकवर्ड मूव करने लगता है, वापस अंदर आने लगता है हार्ट में। लेकिन चूंकि ये जो सेमिल्यूनर वेल्व्स यहाँ पर लगे हुए हैं, आयोर्टिक सेमिल्यूनर वेल्व और पल्मोनरी सेमिल्यूनर वेल्व, इनके फ्लैप्स की डायरेक्शन होती है अपवर्ड। तो जैसे ही ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ यूं पुश करेगा तो ये फ्लैप्स जो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में थे, ब्लड के ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स करने की वजह से ये फ्लैप्स आपस में टकरा के बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से सेमिल्यूनर वेल्व्स यहाँ पर क्लोज हो जाते हैं और ब्लड वापस हार्ट में दाखिल नहीं हो पाता। ठीक है भाई, तो आपने नोट किया कि जैसे ही ये डायस्टोलिक इवेंट परफॉर्म हुआ तो इस डायस्टोलिक इवेंट के दौरान एकदम से ये जो सेमिल्यूनर वेव थे ये क्लोज हो गए, सडनली क्लोज। जैसे यहाँ पर ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान आपने देखा था कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेव्स सडनली क्लोज हुए थे, तो इसी तरह से ये सेमिल्यूनर वेव्स यहाँ पर सडनली क्लोज होंगे। तो इस सडन क्लोजिंग की वजह से क्या होगा, अगेन एक साउंड जनरेट होगा, दैट साउंड इज कॉल्ड डब साउंड। एक और साउंड जनरेट होगा, उसे डब साउंड कहा जाता है। और इस साउंड का सोर्स क्या है, द स्ट्राइकिंग या कोलिजन ऑफ द फ्लैप्स ऑफ सेमिल्यूनर वेव्स। ये जो सेमिल्यूनर वेव्स हैं इनके फ्लैप्स की कोलिजन की वजह से ये साउंड जनरेट हो रहा है, जिसको डब साउंड कहा जा रहा है। तो इस तरह से सेमिल्यूनर वेव्स के क्लोज होने से ये सेकंड हार्ट बीट साउंड जनरेट होगा, जिसे डब साउंड कहा जाता है। और ये साउंड किस फेज के दौरान अपीयर होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान डब साउंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान लब साउंड जनरेट होता है। ये दो हार्ट बीट साउंड्स होते हैं, फर्स्ट साउंड लब साउंड और सेकंड साउंड डब साउंड। याद रहे कि ये दोनों साउंड एक साथ जनरेट नहीं हो रहे, ये एक दूसरे के बाद जनरेट होते हैं। इसी वजह से अगर आप स्टेथोस्कोप लेकर किसी शख्स की हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें तो ये लब डब साउंड्स आपको फील होंगे उस स्टेथोस्कोप से, और हार्ट की एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर सकेंगे। और इस लब डब के अंदर जो रिदम होता है, उस रिदम से हार्ट की एक्टिविटी को जज किया जाता है कि क्या हार्ट प्रॉपरली बीट कर रहा है या उसकी बीटिंग इम्प्रॉपर हो गई है, नॉन रिदमिक हो गई है। तो इस तरह से हार्ट बीट के दौरान ये चार मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इन इवेंट्स का सक्सेशन क्या होगा इसको हम समझते हैं। ये देखिए हार्ट बीट के दौरान ये चारों इवेंट्स कैसे परफॉर्म होंगे। यहाँ पर आपको ये हार्ट बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ आप इस तरह से समझ नहीं सकते। इसको समझाने के लिए यहाँ पर हम एक और डायग्राम का सहारा लेते हैं। आप देखिए इस डायग्राम के अंदर इस वक्त आपको यहाँ पे शो किया है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, ये अगरचे फर्स्ट इवेंट इसको एनालाइज किया हुआ, लेकिन हम ये सेकंड इवेंट से स्टार्ट लेते हैं। देखिए ये दोनों जो एट्रिया थे जब ब्लड से फिल हो गए तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इसे कहा गया है एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल सिस्टोल भी कहा जाता है इसे, या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और ब्लड एट्रिया से निकलकर वेंट्रिकल में आ गया। तो ये एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इस स्टेज पर परफॉर्म होगा। जब ये एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होगा तो तो ऐसी सूरत में सेमिल्यूनर वेल्स अभी क्लोज हैं, लेकिन एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्स ओपन हो गए। उसके बाद तकरीबन कोई
0.1 सेकेंड में ये इवेंट परफॉर्म हो जाता है और फिर नेक्स्ट इवेंट की बारी आती है। और वो नेक्स्ट इवेंट क्या है? नेक्स्ट इवेंट ये है कि जब ये ब्लड वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो आपको बताया था कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखिए ये वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, या इसको वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहा जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये दोनों इवेंट ये एक दूसरे के बाद परफॉर्म हो रहे हैं, पहले एट्रियल सिस्टोल फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। 0.1 सेकेंड में ये इवेंट कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 0.3 सेकेंड के अंदर ये इवेंट कंट्रोल हो रहा है। इस दौरान में आप देखिए कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स थे वो क्लोज हो गए, लेकिन सेमिल्यूनर वेल्व्स ओपन हो गए और उससे ये ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में जाना शुरू हो गया। अब उसके बाद आप देखिए हमने कहा था कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लेकिन एट द सेम टाइम याद रखिए कि एट्रियल डायस्टोल भी परफॉर्म हो रहा होता है। इसी वजह से इस फेज को डायस्टोलिक फेज का, यहाँ पर दोनों डायस्टोल्स परफॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पर एट्रियल और वेंट्रिकुलर दोनों का डायस्टोल हो रहा है। तो सीक्वेंस के लिहाज से एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल एक साथ होंगे। एट्रियल डायस्टोल दरअसल ये न्यू कार्डियक साइकिल का होता है, और जबकि वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये प्रीवियस कार्डियक साइकिल का इवेंट होता है। लेकिन ये दोनों इवेंट एक साथ परफॉर्म होते हैं, जिसको हम यहाँ पर डायस्टोलिक फेज में शो कर रहे हैं। देखो जिस वक्त ये एट्रिया के अंदर ब्लड की फिलिंग हो रही है तो एट द सेम टाइम वहाँ वेंट्रिकल्स के अंदर भी ब्लड की फिलिंग हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे एट्रिया रिलैक्स कर रहे होते हैं ब्लड की फिलिंग की वजह से, तो साथ ही यहाँ पर ब्लड वेंट्रिकल्स में भी दाखिल हो रहा होता है और साथ वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगरचे यहाँ पर ये दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल्स की रिलैक्सेशन एक साथ हो रही है, लेकिन आपने यहाँ पर जो रिलैक्सेशन के बिहाइंड फैक्टर है ना वो याद रखना है, वो डिफरेंट है। एट्रियल रिलैक्सेशन, जरा गौर से सुनिएगा, एट्रियल रिलैक्सेशन ये ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड है। यहाँ पे इस बात को हम नोट डाउन भी कर लेते हैं कि ये जो एट्रियल डायस्टोल, ये एट्रियल रिलैक्सेशन इट इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड, ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड। चूंकि ये थिन वॉल्ड होते हैं, इस वजह से ब्लड जैसे जैसे इनके अंदर फिल होता है तो इनकी रिलैक्सेशन होती है। बट एट द सेम टाइम अगरचे वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी डायस्टोल भी एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि दोनों डायस्टोल एक साथ होते हैं ना, तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी उसी वक्त परफॉर्म हो रहा है। अगरचे यहां पर भी ब्लड की फिलिंग हो रही है, बट ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल नॉट ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड होगा, ये फिलिंग ऑफ ब्लड की वजह से हरगिज नहीं हो रहा। ब्लड फिल जरूर हो रहा है, ये याद रखिए कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स के अंदर क्या ब्लड दाखिल हो रहा होता है, यकीनन हो रहा होता है, ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है। लेकिन बेटे दोबारा गौर से सुन लें कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल फिलिंग ऑफ ब्लड की वजह से नहीं हो रहा। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के पीछे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है? असल में वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, तो ब्लड के फिल होने से ये रिलैक्स नहीं करते, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ही विगरस किस्म की एक फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, एक एक्टिव फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। और वो एक्टिव फोर्स क्या है? वो दरअसल एक इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। अभी अगले टॉपिक में हम वो इम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगी जो कि इस वक्त वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड होगी, और उस इम्पल्स की वजह से दरअसल वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन होती है। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो एक्टिव फोर्स या वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एट्रिया को रिलैक्स नहीं करवा रही होगी? नहीं भाई, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वेंट्रिकल की वॉल में स्प्रेड हो रही है वो एट्रिया में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती, ये अभी अगले टॉपिक में हम इस बात को समझेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये वेंट्रिकल की वॉल में यहाँ स्प्रेड हुई, जिसकी वजह से वेंट्रिकल की वॉल रिलैक्स हो रही है। ये ब्लड की फिलिंग अगरचे जरूर हो रही है इस दौरान, लेकिन ब्लड की फिलिंग की वजह से ये रिलैक्सेशन नहीं है, ये रिलैक्सेशन एक एक्टिव फोर्स या एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो एट्रिया की रिलैक्सेशन आपने नोट डाउन की यहाँ पे, तो वो एट्रियल रिलैक्सेशन या एट्रियल डायस्टोल ड्यू टू फिलिंग ऑफ ब्लड होगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियरली याद रखेगा। तो इस तरह से आपने नोट किया कि कार्डियक साइकिल में टोटल तो 4 इवेंट्स हैं, लेकिन इन 4 इवेंट्स में से ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल चूंकि एक साथ हो रहा होता है, आपने देखा कि एट्रियल
डायस्टोल ये नेक्स्ट साइकिल का होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल प्रीवियस साइकिल का है, लेकिन टाइमिंग इनकी एक साथ है, तो इस वजह से ये डायस्टोलिक फेज कहलाएगा, जो कि 0.4 सेकंड में कंप्लीट हुआ है। और इसके बरक्स जो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हैं वो अलग-अलग इवेंट्स हैं। लिहाजा सीक्वेंस के लिहाज से अगर हम बात करें, आपसे अगर पूछा जाए किसी क्वेश्चन के अंदर के विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ हार्ट बीट, तो उसमें देखो डायस्टोलिक फेज, देन एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर डायस्टोलिक फेज, फिर एट्रियल सिस्टोल, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी ये फर्स्ट इवेंट, ये सेकंड इवेंट और ये थर्ड इवेंट। इस तरह आप सीक्वेंस इसका याद रखेंगे, ये सीक्वेंस यूं चल रहा है, ठीक है, ये सीक्वेंस यूं चल रहा है। तो इस तरह से आप इसका ये सीक्वेंस याद रखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में इसका सीक्वेंस पूछा जाए। तो वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने फेजेस इन्वॉल्व हैं किसी कार्डियक साइकिल के अंदर, तो टोटल 4 फेजेस इन्वॉल्व हैं। उसमें एक एट्रियल सिस्टोल, एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एक एट्रियल डायस्टोल, एक वेंट्रिकुलर डायस्टोल, टोटल 4 इवेंट, ये 4 फेजेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। बट टाइमिंग के लिहाज से एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये चूँकि एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, तो अगर वैसे पूछा जाए कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फेजेस आर पेयर्ड अप या विच ऑफ द फॉलोइंग 2 फेजेस अकर साइमल्टेनियसली, तो उसमें ये दोनों डायस्टोलिक फेजेस एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल्स ये एक साथ परफॉर्म होंगे। ठीक है भाई, एक और डायग्राम के अंदर हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ हर एक इवेंट को शो किया गया है। आप इस वक्त देखिए ये यहाँ पे हम शो कर रहे हैं एट्रिया ब्लड रिसीव कर चुके हैं और वो ब्लड यहाँ से निकल कर वेंट्रिकल में जा रहा है, यानी एट्रियल सिस्टोल परफॉर्म हो रहा है। ये एट्रियल सिस्टोल और इस एट्रियल सिस्टोल के रिजल्ट में the blood of the atria moves into या pumps into the ventricles के अंदर चला गया। अच्छा, उस वक्त जब ये ventricles के अंदर ब्लड दाखिल हो रहा है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स आपको बिल्कुल ओपन नजर आ रहे हैं। अगले ही लम्हे अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म हो रहा है, तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म होगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व्स आप देख रहे हैं ये क्लोज हो गए, क्लोजिंग ऑफ द कस्प ऑफ द वैल्व्स। ये जो कस्पेड वेल्व्स हैं, यानी इसमें एक बाइकस्पेड वेल्व होता है जो कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है और एक ट्राइकस्पेड वेल्व है जो कि राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व है। इन दोनों की क्लोजिंग से जो साउंड जनरेट होगा ये फर्स्ट हार्ट बीट साउंड होगा, एंड दिस फर्स्ट हार्ट बीट साउंड इज नोन एज लब साउंड। ये कौन से फेज के दौरान हुआ है? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान। यहाँ पर एक्चुअली वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म हो रहा है। पहले कौन सा था सिस्टोल? ये एट्रियल सिस्टोल था, एट्रियल सिस्टोल। अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के दौरान एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ओपन थे, बट वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान ये क्लोज हो चुके हैं। लेकिन सेमिल्यूनर वेल्व्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। ठीक है, सेमिल्यूनर वेल्व्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं इस फेज के दौरान। अब अगले लम्हे जब ये डायस्टोलिक फेज आता है तो यहाँ पर 2 डायस्टोल्स हैं, ना सिर्फ यहाँ पर वेंट्रिकल्स का डायस्टोल होगा बल्कि एट द सेम टाइम एट्रिया का भी डायस्टोल होगा। तो इस डायस्टोलिक फेज के दौरान आप देख रहे हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स भी ओपन है। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स ये ओपन है, लेकिन सेमिल्यूनर वेल्व्स यहाँ पर क्लोज हो चुके हैं और सेकंड हार्ट बीट साउंड जनरेट हो चुका है, दैट इज कॉल्ड डब साउंड। तो ये सेकंड हार्ट बीट साउंड की क्लोजिंग, सेकंड हार्ट बीट साउंड की ओरिजिन ये डायस्टोलिक फेज के साथ कंसर्न है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन सा डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल या वेंट्रिकुलर, तो आप क्या पिक करेंगे? तो ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना चाहिए, नॉट एट्रियल डायस्टोल। ठीक है, अगर एट्रियल डायस्टोल भी उसी वक्त परफॉर्म हो रहा है, लेकिन असल में ये जो डब साउंड है ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये साथ ही एट्रियल डायस्टोल भी परफॉर्म हुआ, तो यूं ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। ठीक है जी, तो इस हार्ट बीट की कंप्लीशन के दौरान ये जितने भी इवेंट परफॉर्म हुए हैं, इन तमाम इवेंट्स के सीक्वेंस को दरअसल कार्डियक साइकिल कहा जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह फिर अगले टॉपिक के अंदर हम इसी कार्डियक साइकिल का कंट्रोल डिस्कस करेंगे। कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट का टॉपिक तब जाकर कंप्लीट होगा। तो उसके अंदर हम बात करेंगे कि इस हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, जिसे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं, वो किस तरह काम करता है। Dear viewers, thank you for watching this video.
If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.